नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में रामधारी सिंह गुप्ता खंड 2 के प्रतिलेखन संख्या 141 के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले हैं। इसे हम दो अलग अलग स्पीड में लेंगे। पहली बार में 90 की स्पीड में, तो दूसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 100 की स्पीड में लेने वाले हैं। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता है कि इसे संकेत लिपि में किस प्रकार से लिखा जा सकता है, यानी इस प्रतिलेखन की प्रत्येक शब्द की आउटलाइन क्या होगी, तो आप हमारे शॉर्ट हैंड टीम ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का लिंक इसी वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ऐप को डाउनलोड करके इस प्रतिलेखन की प्रत्येक शब्द की आउटलाइन को आप जान सकते हैं। तो 90 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। महोदय, देशी रियासतों में प्रजा की दशा अत्यंत दयनीय थी। कुछ जमींदारों, ऊंची जाति के लोगों, नरेशों के नाते रिश्तेदारों को छोड़कर सामान्य जनता, विशेष रूप से किसान, बड़ा ही कष्टमय जीवन बिता रहे थे। देशी रियासतों को निरंकुशता और निर्धनता का निचोड़ कहा जा सकता था। कभी कभी मर्जी होने पर नरेश लोग कुछ लोगों के साथ उदारता का व्यवहार भी कर देते थे, लेकिन सामान्यतः उन्हें अपने ऐशो आराम और अपनी निरंकुश सत्ता की ही चिंता रहती थी। देशी रियासतों की संख्या लगभग 700 थी, जिनमें से हैदराबाद, कश्मीर, मैसूर आदि रियासतें काफ़ी बड़ी थीं और कुछ रियासतें तो ब्रिटिश भारत के किसी एक गांव के बराबर छोटी थीं। कुछ रियासतों का क्षेत्रफल केवल कुछ एकड़ ही था, लेकिन इन्हें देशी रियासतों के सारे अधिकार और दर्जा प्राप्त था। इन नरेशों के अधिकार एक समान नहीं थे। कुछ नरेशों को काफ़ी हद तक वास्तविक सत्ता प्राप्त थी, कम से कम देखने में, और कुछ को लगान वसूलने और अपनी प्रजा को आतंकित करने के सिवा और कोई अधिकार नहीं थे। इस हालत के लिए देशी नरेशों को ही अकेले दोषी नहीं ठहराया जा सकता। सिद्धांत रूप में यद्यपि उन्हें अपनी रियासत में पूरे अधिकार प्राप्त थे, लेकिन अधिकांश में यह सत्ता केवल जनता पर दमन और अत्याचार की चक्की चला सकने तक ही सीमित थी। यदि वे प्रजा की दशा सुधारने या उसे किसी प्रकार का प्रातिनिधिक प्रशासन देने की कोशिश करते भी थे, तो दिल्ली की राजधानी में बैठा सम्राट का प्रतिनिधि वायसराय या उन रियासतों में बैठा उसका एजेंट उन्हें वैसा करने से रोक देता था। ऐसा वास्तव में हुआ भी था कि नरेशों ने उत्तरदायी सरकार स्थापित करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की थी, क्योंकि वैसा करना सर्वोच्च सत्ता ब्रिटिश सरकार के साथ हुई संधि की शर्तों के विरुद्ध होता। वस्तुतः वायसराय केवल संधि की शर्तों की सीमा में ही रहकर अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं करता था। जब बरार को लेकर कुछ विवाद उत्पन्न हुआ था, तब लॉर्ड रीडिंग ने यह बात निजाम को अच्छी तरह समझा भी दी थी। पैरा यह कहना बहुत हद तक ठीक होगा कि
असली सत्ता विभिन्न रियासतों में नियुक्त भारत के एजेंटों या रेजिडेंटों के हाथ में होती थी और इन लोगों को भारत सरकार के पॉलिटिकल डिपार्टमेंट की सलाह के अनुसार चलना पड़ता था। एजेंट या रेजिडेंट की सहमति के बिना किसी नरेश के लिए जनता की भलाई के लिए कोई कदम उठाना संभव नहीं था। आरंभ में इन एजेंटों या रेजिडेंटों से भारत सरकार के पॉलिटिकल एजेंट के रूप में कार्य करने की अपेक्षा की जाती थी, किंतु वीपी मेनन के अनुसार धीरे धीरे उनका स्वरूप बदलकर एक श्रेष्ठतर सरकार के कार्यपालक और नियंत्रक अधिकारियों का हो गया। सरकार ने इन रियासतों का उपयोग उन गंदगी जमा करने वाले गढ़ों के रूप में किया जिसमें शेष भारत का संचित दुख दर्द बहकर जमा हो सकता था। 1920-21 तक रियासतों में कोई राजनीतिक गतिविधि नहीं होती थी। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 100 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। महोदय, देशी रियासतों में प्रजा की दशा अत्यंत दयनीय थी। कुछ जमींदारों, ऊंची जाति के लोगों, नरेशों के नाते रिश्तेदारों को छोड़कर सामान्य जनता, विशेष रूप से किसान, बड़ा ही कष्टमय जीवन बिता रहे थे। देशी रियासतों को निरंकुशता और निर्धनता का निचोड़ कहा जा सकता था। कभी कभी मर्जी होने पर नरेश लोग कुछ लोगों के साथ उदारता का व्यवहार भी कर देते थे, लेकिन सामान्यतः उन्हें अपने ऐशो आराम और अपनी निरंकुश सत्ता की ही चिंता रहती थी। देशी रियासतों की संख्या लगभग 700 थी, जिनमें से हैदराबाद, कश्मीर, मैसूर आदि रियासतें काफ़ी बड़ी थीं और कुछ रियासतें तो ब्रिटिश भारत के किसी एक गांव के बराबर छोटी थीं। कुछ रियासतों का क्षेत्रफल केवल कुछ एकड़ ही था, लेकिन इन्हें देशी रियासतों के सारे अधिकार और दर्जा प्राप्त था। इन नरेशों के अधिकार एक समान नहीं थे। कुछ नरेशों को काफ़ी हद तक वास्तविक सत्ता प्राप्त थी, कम से कम देखने में, और कुछ को लगान वसूलने और अपनी प्रजा को आतंकित करने के सिवा और कोई अधिकार नहीं थे। इस हालत के लिए देशी नरेशों को ही अकेले दोषी नहीं ठहराया जा सकता। सिद्धांत रूप में यद्यपि उन्हें अपनी रियासत में पूरे अधिकार प्राप्त थे, लेकिन अधिकांश में यह सत्ता केवल जनता पर दमन और अत्याचार की चक्की चला सकने तक ही सीमित थी। यदि वे प्रजा की दशा सुधारने या उसे किसी प्रकार का प्रातिनिधिक प्रशासन देने की कोशिश करते भी थे, तो दिल्ली की राजधानी में बैठा सम्राट का प्रतिनिधि वायसराय या उन रियासतों में बैठा उसका एजेंट उन्हें वैसा करने से रोक देता था। ऐसा वास्तव में हुआ भी था कि नरेशों ने उत्तरदायी सरकार स्थापित करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की थी, क्योंकि वैसा करना सर्वोच्च सत्ता ब्रिटिश सरकार के साथ हुई संधि की शर्तों के विरुद्ध होता।
वस्तुतः वायसराय केवल संधि की शर्तों की सीमा में ही रहकर अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं करता था। जब बरार को लेकर कुछ विवाद उत्पन्न हुआ था तब लॉर्ड रीडिंग ने यह बात निजाम को अच्छी तरह समझा भी दी थी। पैरा यह कहना बहुत हद तक ठीक होगा कि असली सत्ता विभिन्न रियासतों में नियुक्त भारत के एजेंटों या रेजिडेंटों के हाथ में होती थी और इन लोगों को भारत सरकार के पॉलिटिकल डिपार्टमेंट की सलाह के अनुसार चलना पड़ता था। एजेंट या रेजिडेंट की सहमति के बिना किसी नरेश के लिए जनता की भलाई के लिए कोई कदम उठाना संभव नहीं था। आरंभ में इन एजेंटों या रेजिडेंटों से भारत सरकार के पॉलिटिकल एजेंट के रूप में कार्य करने की अपेक्षा की जाती थी, किंतु वीपी मेनन के अनुसार धीरे धीरे उनका स्वरूप बदलकर एक श्रेष्ठतर सरकार के कार्यपालक और नियंत्रक अधिकारियों का हो गया। सरकार ने इन रियासतों का उपयोग उन गंदगी जमा करने वाले गढ़ों के रूप में किया जिसमें शेष भारत का संचित दुख दर्द बहकर जमा हो सकता था। 1920-21 तक रियासतों में कोई राजनीतिक गतिविधि नहीं होती थी। स्टॉप।